हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपके EDD सेकंड के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसका पहला जो एक वीडियो आया था उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 मतलब कि EDD के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर से हम जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पिक किए हैं। और ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियोज़ में नहीं बताया गया है, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। इन प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर सर्किट के लिए अधिकतम लोड होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 600 वाट, दूसरा ऑप्शन है 700 वाट और तीसरा ऑप्शन है 900 वाट और चौथा ऑप्शन है 1000 वाट। तो आप लोगों ने पावर वायरिंग पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा कि पावर सर्किट के लिए अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, 600 वाट, 700 वाट, 900 वाट या 1000 वाट। तो आपको बता दें कि पावर सर्किट के लिए अधिकतम लोड जो होना चाहिए वो 1000 वाट होना चाहिए। इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी विद्युत स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो, मेगर के परीक्षण करने पर वह क्या दर्शाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अगर कोई गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो अगर मेगर से परीक्षण करते हैं तो मेगर क्या वैल्यू शो करेगा। 0 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 500 मेगा ओम, तीसरा ऑप्शन है 1 मेगा ओम, चौथा है अनंत प्रतिरोध। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर में क्या शो करता है। 0 शो करेगा, 500 मेगा ओम, अनंत प्रतिरोध या फिर 1 मेगा ओम। देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो मेगर के परीक्षण करने पर वह 0 शो करेगा। पहला ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंड्यूट पाइप को बेंड करने के लिए न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन है कंड्यूट पाइप को बेंड करने के लिए न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 9 सेमी, दूसरा है 7.5 सेमी, तीसरा है 6.0 सेमी और चौथा है आपका 5.0 सेमी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कंड्यूट पाइप को बेंड करने के लिए न्यूनतम झुकने की त्रिज्या कितना होना चाहिए। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है कंड्यूट पाइप को बेंड करने के लिए न्यूनतम झुकने का जो त्रिज्या होना चाहिए वो 7.5 सेमी होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केबल पाइप के अंदर डाली और बंद की जाती है, वायरिंग की यह प्रणाली कही जाती है। मतलब कि केबल पाइप के अंदर डाली और बंद की जाती है, वायरिंग का यह सिस्टम जो है इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है PVC केसिंग केपिंग वायरिंग कहते हैं, या फिर कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, या फिर TW बैटन वायरिंग, या फिर TW कैसिंग कैपिंग वायरिंग। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। वायरिंग जितने भी टाइप्स के होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंड्यूट, PVC केसिंग केपिंग। तो बताइए किसमें पाइप के अंदर केबल जो है पाइप के अंदर डाली जाती है और बंद की जाती है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है उस सिस्टम को हम कहते हैं TW बैटन वायरिंग बोलते हैं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। सॉरी, इसका तीसरा नहीं सही है। TW बैटन वायरिंग तो अलग हो जाएगा। PVC केसिंग केपिंग एक ऑप्शन है, फिर कंड्यूट वायरिंग। इसमें कंड्यूट वायरिंग जो है आपका वो सही है। कंड्यूट वायरिंग में जो होता है केवल पाइप के अंदर क्या होती है, डाली और बंद की जाती है। सॉरी, तीसरा आंसर रॉन्ग था आपका। दूसरा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम होना चाहिए। कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम होना चाहिए। जल्दी से इसका आप लोग आंसर करिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 15 mm पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 18 mm, तीसरा ऑप्शन है 20 mm और चौथा ऑप्शन है आपका 25 mm। कंड्यूट पाइप का व्यास होना चाहिए, क्वेश्चन यही था। कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम होना चाहिए 15 mm, 18 mm, 20 mm और 25 mm। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कंड्यूट पाइप का व्यास न्यूनतम 15 mm होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 60 वाट, दूसरा 100 वाट, तीसरा 40 वाट और चौथा है 80 वाट। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सॉकेट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सॉकेट की जो कैपेसिटी होती है वो 100 वाट होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कह रहा है किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय, किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित करना चाहिए। तो कहने का मतलब है जब भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते हैं तो जो पावर परिपथ होता है उसमें किस रेटिंग का सॉकेट हमको लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है 5 एम्पियर 120 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 एम्पियर 220 वोल्ट और तीसरा ऑप्शन है 15 एम्पियर 240 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 20 एम्पियर 240 वोल्ट। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 15 एम्पियर 240 वोल्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि डक्ट वायरिंग में छत में कंड्यूट पाइप कब लगवाए जाते हैं। डक्ट वायरिंग में छत में कंड्यूट पाइप कब लगवाए जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि लिंटर डालते समय लगवाते हैं पाइप या लिंटर डालने के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने घरों को बनते समय देखा होगा कि लिंटर डालते समय ही कंड्यूट पाइप लगवा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें से आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि प्रकाश पंखा परिपथ में कितने mm² का तार प्रयोग में लाना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ में कितने mm² का तार प्रयोग में लाना चाहिए। 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आपका 1.5 mm², दूसरा है 8 mm² और तीसरा है 3 mm²। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि प्रकाश पंखा परिपथ में कितने mm² का तार प्रयोग में लाना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1.5 mm² के तार का प्रयोग करना चाहिए प्रकाश पंखा परिपथ में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास कम नहीं होना चाहिए। कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास कम नहीं होना चाहिए। 3 सेमी से 5 सेमी, 6 सेमी, 7.5 सेमी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास किससे कम नहीं होना चाहिए। 3 सेमी से, 5 सेमी से, 6 सेमी या फिर 7.5 सेमी। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास जो है 3 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका जिसमें पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये पहला ऑप्शन जो है 3 सेमी, ये करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि सभी परिस्थितियों में कंड्यूट पाइप पर थ्रेड की लंबाई इसके बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में? 10 से 20 mm के बीच में। पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है 11 से 27 mm के बीच में और तीसरा ऑप्शन है 12 से 25 mm के बीच में और चौथा ऑप्शन है आपका 15 से 35 mm के बीच में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सभी परिस्थितियों में कंड्यूट पाइप पर थ्रेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है आपका 15 से 35 mm सही ऑप्शन है। लंबाई जो होनी चाहिए 15 से 35 mm के बीच में होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि IE रूल के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में से अधिक लोड नहीं संयोजित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका 400 वाट, दूसरा है 600 वाट, तीसरा है 800 वाट और चौथा ऑप्शन है आपका 1000 वाट। तो IE रूल के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में, आपने रूल पढ़ा होगा तो आपको पता है कि IE रूल के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में हम 800 वाट से अधिक लोड संयोजित नहीं कर सकते हैं।
इसमें तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आईई वायरिंग रूल के अनुसार अर्धचालक में कोई संयोजित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्यूज नहीं संयोजित करना चाहिए, स्विच नहीं संयोजित करना चाहिए अर्धचालक में, या फिर इनमें से दोनों। और एक चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है एनओटी, मतलब नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि जब आईई वायरिंग रूल के अनुसार अर्धचालक में हम देखिए, इसमें अर्धचालक में न तो हम फ्यूज संयोजित कर सकते हैं न फिर स्विच, ये दोनों संयोजित नहीं किया जाना चाहिए नियम के अनुसार। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आईई रूल के अनुसार किसी भी तार के स्थापना के समय आईई रूल के अनुसार किसी भी तार के स्थापना के समय करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका फुल लोड करंट का 1/1000 भाग, फिर फुल लोड करंट का 1/3000 भाग, और तीसरा ऑप्शन है फुल लोड करंट का 1/4000 भाग, चौथा ऑप्शन है फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि आईई रूल के अनुसार किसी भी तार के स्थापना के समय करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि करंट रिसाव का अधिक से अधिक जो भाग हो सकता है वो है फुल लोड करंट का 1/5000 भाग। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वायरिंग में कौन सी लूपिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन है स्विचिंग और सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, दूसरा ऑप्शन है स्विचिंग से लूपिंग आउट, तीसरा ऑप्शन है थ्री प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट, और एक और ऑप्शन दिया गया है चौथा ऑप्शन है आपका जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 वायरिंग में कौन सी लूपिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। वायरिंग में 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट मेथड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर स्थापित होता है। पहला ऑप्शन है 2.2 मीटर, 2 मीटर, तीसरा 1.5 मीटर, और चौथा है 1.1 मीटर। तो आंसर बताइए आप लोग कि कंट्रोल पैनल जमीन से इस ऊंचाई पर स्थित होता है। पहला ऑप्शन 2.2 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, या फिर 1 मीटर। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो कंट्रोल पैनल होता है जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एस्टिमेशन ऑफ वायरिंग संबंधित है। इसको क्वेश्चन को आप लोग समझिए और इसका आंसर बताइए। किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आकलन करते समय प्रायः पूरी लागत की एक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। वह है, कहने का मतलब है कि जब वायरिंग किया जाता है, वायरिंग का आकलन किया जाता है, तो किसी भी आकस्मिकता के लिए जो वायरिंग का टोटल कास्ट होता है उसमें एक अतिरिक्त राशि भी जोड़ी जाती है। वह राशि कितना होता है। 3% होता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 5% होता है, और तीसरा ऑप्शन है 7%, और चौथा है 10%। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। 3% या 5% या फिर 7% या फिर 10%। जो एक्स्ट्रा राशि होती है वो जोड़ी जाती है, कितना होता है। देखिए इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 5% एक्स्ट्रा राशि जोड़ी जाती है जब वायरिंग में आकलन किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। कराए कि सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है। ये बेसिक क्वेश्चन तभी है जब आपको अच्छे से समझ में आता हो, नहीं तो इसी क्वेश्चन में आप लोग गलत कर देंगे। सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है। पहला ऑप्शन है जब शक्ति की आपूर्ति करनी होती है, जब लाइट की जाँच करनी होती है, जब स्विच को चालू करना होता है, या जब कभी भी लाइन में फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो आपका पता है कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट को मेक एंड ब्रेक करती है फॉल्ट स्थिति में। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किया जाता है किसके लिए? औद्योगिक वायरिंग के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए, कृषि कार्य वायरिंग के लिए, या फिर अस्थायी वायरिंग के लिए। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि वायरिंग का जो मेथड होता है लूपिंग मेथड, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? औद्योगिक इंडस्ट्री में वायरिंग के लिए, घरेलू डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, कृषि कार्य की वायरिंग के लिए, या फिर अस्थायी वायरिंग के लिए। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, वायरिंग की लूपिंग विधि का प्रयोग हम अक्सर घरेलू वायरिंग में करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि तापीय रिले विद्युत के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका तापीय रिले विद्युत के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा है किरण प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है आपका रासायनिक प्रभाव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तापीय रिले विद्युत के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसमें देखिए जो आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है लिंक क्लिप का, दूसरा बुशिंग क्लिप का, और तीसरा है सैंडल क्लिप का, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है रावल प्लग का। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लिंक क्लिप, बुशिंग क्लिप, सैंडल क्लिप, रावल प्लग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो रावल प्लग सही है, क्योंकि कंक्रीट दीवार हो या छत हो उस पर पेंच लगाने के लिए हम रावल प्लग का प्रयोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका, ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कैट्रिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है वर्कशॉप में, उपकरणों में, केवल वितरण सब स्टेशन में, और चौथा ऑप्शन है वैद्युत स्थापनाओं में। चार ऑप्शन है कैट्रिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है वर्कशॉप में, उपकरणों में, केवल वितरण स्टेशनों में, या फिर वैद्युत स्थापनाओं में। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो कैट्रिज फ्यूज का उपयोग हम ज़्यादातर वर्कशॉप में करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसमें जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज रेटिंग किसके पदों में व्यक्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 22। फ्यूज रेटिंग किसके पदों में व्यक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा धारा, तीसरा केवीए, और चौथा है वीएआर। तो आप बताइए फ्यूज रेटिंग किसके पदों में व्यक्त की जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि फ्यूज रेटिंग धारा के अंदर करंट के पदों में व्यक्त की जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब कि एमसीबी का प्रयोग आवश्यक है मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, या फिर इनमें से सभी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग आवश्यक है मोटर जनरेटर की वायरिंग में ज़्यादातर प्रयोग होता है, या फिर टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग के लिए आवश्यक है, या फिर भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग के लिए। तो आपको बता दें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी जो होता है भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में रिक्वायर्ड होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है आपका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि किसी वैद्युतिक परिपथ का के बिना कोई उपयोग नहीं है। उपभोक्ता युक्ति के बिना कोई उपयोग नहीं है, सुरक्षा युक्ति के बिना नहीं है, नियंत्रक युक्ति के बिना नहीं है, या फिर चालक युक्ति के बिना नहीं है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसका जो है किसके बिना कोई उपयोग नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें कंज्यूमर जो कंज्यूमर युक्ति मतलब कंज्यूमर के बिना इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई उपयोग नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है?
यह क्वेश्चन आपके कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट चैप्टर से लिया गया है कि रोटरी स्विच उसमें दिया गया है, उसका उपयोग किस उपकरण में नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट लैंप में, दूसरा कूलर में, तीसरा है बिजली के पंखे में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका नाइट लैंप में हम रोटरी स्विच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 था EDD सेकंड का। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें कुछ आगे के चैप्टर से क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोस में नहीं मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब कि आपके क्वेश्चन बैंक से, और जो 3 प्रकार के क्वेश्चन बैंक है, विद्या हो गया, सरल हो गया, सार्थक हो गया, इन सभी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और बुक से भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन से भी अपनी तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।